नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त दुरुस्त सब होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ना शुरू किया है। आप में से भी बहुत सारे साथी पूरी प्रिपरेशन के साथ आज प्रियम्बल याद करके बैठे होंगे। मुझे जल्दी से वो जो कहते हैं ना 3 बड़े महत्वपूर्ण शब्द, ऐसे प्रियम्बल के कुल 9 शब्द शॉर्ट फॉर्म में लिखकर बता दीजिए, जो मैंने आपको कल सिखाए थे कि आपको ये 9 शब्द याद हैं, इसका मतलब प्रियम्बल याद है। जल्दी से बता दीजिए। ऋतिक, नरेंद्र, हरीश, लक्ष्मी, जितेंद्र, भारती, ऋतिक, प्रांजलि, निशा, अरुण, विषय, अमित, लक्ष्मी, प्रकाश, कुंजन, अमित, निरंजन। सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मुझे आपके कमेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपको अपने अलावा किसी और के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ऐसी कमेंट्स की व्यवस्था की गई है ताकि आप सभी लोग और किसी के साथ बातें करने में व्यस्त ना हो जाएं। यह आपको ध्यान रखने के लिए कहा गया है, ठीक है? हाँ जी, SSSDRJLEF, क्या बात है। ये ट्रू लव है पॉलिटी के प्रति। डे 1 में ही आपने याद कर लिया। SSSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, E फॉर इक्वालिटी, F फॉर फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है। ये सारे के सारे शब्द आप लोगों को हमने कल प्रियम्बल के साथ बता दिए थे। प्रियम्बल जो कि भारत के संविधान का पहला पेज है, क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया, क्या इतिहास था, सारी बातें हमने बताई। अब तो हम इनके शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं संप्रभु शब्द के बारे में, उसे हम समझ चुके हैं। संप्रभु से आगे आज हम जो दूसरा शब्द समझ रहे हैं वो है समाजवाद। जो विद्यार्थी हमारे फाउंडेशन बैच में भी हैं, जहां मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, उन्हें हाल ही में मैंने समाजवाद पूरी तरह से समझाया है कि समाजवाद का तात्पर्य क्या होता है। लेकिन समाजवाद का अर्थ कई जगह कुछ नेगेटिव सेंस में भी लिया जाता है। हालांकि यह टर्मिनोलॉजी है तो इकोनॉमिक्स की, लेकिन इकोनॉमिक्स की इस टर्मिनोलॉजी को हम आपकी पॉलिटी को समझाने में उपयोग में लेंगे। समाजवाद शब्द का महत्व समझाने में संभवतया अगला आधा घंटा लग जाए। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस बात को पूरी पेशेंस के साथ सुनेंगे। अच्छा, सभी को सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं? अरे भाई साहब, ऐसा कैसे कर दिया है? ये तो मैंने मना किया था यार। ये तो आपस में बतियाएंगे। ये तो सभी को चलिए, बोला तो है, कोई बात नहीं। आप सभी की जो भी क्वेरीज हैं शुरुआत में केवल पढ़ लें। माधव बैच में नहीं दिखते हैं, मैं कमेंट नहीं दिखते, नहीं यहां पे भी नहीं दिखेंगे, ठीक है ना? सुरेंद्र, बस बेटा आज हमने आपको पूरा अपडेट दे दिया था कि आपकी किताबें किस फेज में हैं, है ना? सर, आप भवानी बैच में हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं धवल। वर्ल्ड हिस्ट्री किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अलावा नहीं आती है। आपकी पिछली कई क्लासेस का पीडीएफ नहीं डाले। मनप्रीत, यार मनप्रीत, तुम्हें कुछ ज्यादा ही समस्याएं नहीं आती हैं। मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारी समस्याएं अनंत हैं और उन अनंत समस्याओं का समाधान हमें खोजना पड़ेगा। एक बार में शुरुआत में डाल दिया गया होगा मेरे भाई इस क्लास का, है ना? तुम्हारी हर दिन कुछ ना कुछ अलग चीज होती है। सजेशन हो सके तो नटराज की क्लास होल्ड पर डाल दो, नहीं तो उसमें पीछे हो जाएगा, कंफ्यूज्ड। मनीष कुमार गोठवाल, कि आपके हिसाब से इसकी क्लासेस मतलब रोक दी जाएं, क्या नाम है इसका आपके नटराज बैच की?
देखिए, आज से नटराज बैच की क्लासेस कम कर दी गई हैं। आपको ये पता चल गया होगा 6 क्लासेस होनी है, 6 क्लासेस ही होंगी यहां से आगे। बाकी आप लोगों की सारी जानकारी आगे और ले ली जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं आगे चल लेता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ के फिर एंड में बतिया लेंगे ये सारी बातें, है ना, फिर रह जाएंगी चीजें। आइए, तो समाजवाद की हम चर्चा कर रहे थे, समाजवाद होता क्या है। तो आइए थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको अर्थशास्त्र का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देता हूं। हालांकि जो बच्चे हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो मैंने ये बात समझाई है, लेकिन जल्दबाजी में आप भी समझ लीजिए, क्योंकि वैसे तो ये कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का है, लेकिन व्यावहारिक रूप से जो अंतर है ना वो आप लोग समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स में तो हमने कहां से शुरू हुआ कहां तक पहुंचा वो सब बताया था। देखिए क्या है ना, दुनिया में 2 विचारधाराएं हैं जिन्हें लेकर के दुनिया वाले लोग आपस में बटे हुए हैं। एक साम्यवादी विचारधारा है और एक पूंजीवादी विचारधारा है। मैं केवल इतना ही बताऊंगा जितना पॉलिटी वालों को काम का लगे। साम्यवादी और पूंजीवादी, पूंजीवादी विचारधारा को कैपिटलिस्ट कहा जाता है और इसे कम्युनिस्ट कहा जाता है। ये 2 विचारधाराएं हैं, साम्यवादी और पूंजीवादी। सर क्यों बताई जा रही हैं ये बातें? ये इसलिए बताई जा रही हैं विचारधाराएं क्योंकि आज जिस विचारधारा की हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है समाजवादी विचारधारा। ये दोनों में क्या फर्क है, ये तीनों में क्या फर्क है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है साम्यवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स था, जिसने लोगों को यह बताया कि दुनिया के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, या फिर ये कहिए कि कोई राज्य है, यानी स्टेट। स्टेट का मतलब राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल, इनसे नहीं है। स्टेट आपके आर्टिकल्स जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आर्टिकल 12 जिसके बारे में कह रहा है, 36 जिसके बारे में कह रहा है, देश के बारे में समझ लीजिए। अगर स्टेट एज एन देश की बात की जाए तो स्टेट के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन अगर किसी देश के पास हैं तो उन संसाधनों पर जो प्राथमिक अधिकार है वो सर्वहारा वर्ग का है। किसका है? सर्वहारा वर्ग का अधिकार है। यह किसमें कहा जाता है? साम्यवाद के अंदर कहा जाता है, कम्युनिस्ट विचारधारा के अंदर कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग मतलब, आसान भाषा में सर्वहारा वर्ग को शोषित वर्ग कहा गया है, जिनका शोषण हुआ है, या फिर और आसान भाषा में कहा जाए तो गरीब कहा गया है, मजदूर कहा गया है। मजदूर को आप और हम मजबूर भी समझते हैं। तो मजदूर, मजबूर, गरीब, सर्वहारा, इन सब का प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार है। यह विचारधारा साम्यवादी विचारधारा, यानी कि स्टेट के, जैसे भारत के जितने भी प्राकृतिक संसाधन, चाहे तेल के कुएं हों, चाहे सोलर पैनल लगे हों, चाहे फिर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, चाहे कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, इन सब पर जनता का शासन हो। जनता का शासन हो का अर्थ क्या है? क्या आप और हम जाएंगे और सीधा जाके नौकरी मांग लेंगे? नहीं। जब देश के अंदर जनता ज्यादा हो तो यह सर्वहारा वर्ग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजेगी। वही प्रतिनिधि इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करेगा। आसान भाषा में कहें तो सर इसका मतलब वहां पर चुनाव होते होंगे। बिल्कुल चुनाव होते हैं। चुनाव से जो व्यक्ति चुनकर आया है उसका देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होता होगा। हमने कहा बिल्कुल, उसी का सभी प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होता होगा। तो इसका मतलब यह हुआ सर कि चुने हुए व्यक्ति के माध्यम से शासन चलता है। अब आपका दिमाग दौड़ने लगेगा, इंडिया में भी तो यही होता है, अमेरिका, आप सब बंद करिए दिमाग में, फिलहाल जो बताया जा रहा है उतना समझिए। तो चुने हुए व्यक्ति का शासन अगर होता है, चुनाव के आधार पर अगर शासन होता है, जो लोग चुनकर आए हैं वो शासन करते हैं, तो वो असल मायने में गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर ऐसे तो इलेक्शन अमेरिका में भी होते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा गया है। ऐसे तो इलेक्शन इंडिया में भी होते हैं, जिसके बारे में नहीं पता है क्या कहोगे आप आने वाले समय में। लेकिन सर हमें तो केवल इतना बता दो, इलेक्शन शब्द जो है ना, वो इलेक्शन शब्द अगर अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, चीन में भी है, तो अंतर क्या हुआ? हमने कहा अंतर हुआ जब चुना हुआ व्यक्ति देश के सभी संसाधनों पर अपना अधिकार जमा ले, या ये कहे कि ये सब संसाधन अब सरकारी संसाधन हैं, इनमें जो भी निर्णय लेगी वो सरकार लेगी। यानी ऐसे देशों के अंदर प्राइवेट कंपनियों का योगदान नहीं होता, जो होता है सरकारी होता है। अर्थात यहां पर प्राइवेटाइजेशन होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सर क्या कोई देश दुनिया में ऐसा है जो कंप्लीटली साम्यवादी है? मैंने कहा बिल्कुल है। नाम है इसका क्यूबा।
फिदेल कास्त्रो का क्यूबा। दूसरा देश जिसका नाम है वेनेजुएला। दुनिया में इस समय दोनों ही देशों के हालात बहुत खराब हैं। तीसरा देश है नॉर्थ कोरिया। बोले सर नॉर्थ कोरिया में तो किम जोंग उन नामक व्यक्ति है जो कि तानाशाही करता है। तो जो तानाशाही कर रहा है, जो अपना डिक्टेटरशिप चला रहा है, असल में वो नॉर्थ कोरिया का प्राणी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भविष्य में, जैसे क्यूबा के अंदर फिदेल कास्त्रो हुआ, या फिर वेनेजुएला के अंदर जो नाम था ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, जो बहुत लंबे समय तक मतलब सत्ता के द्वंद्व में रहा है, मैं वेनेजुएला के नेता का नाम भूल गया हूं, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के बारे में किम जोंग उन बता दिया। ये लोग क्या करते हैं, अपना ही शासन समझते हैं, अर्थात साम्यवाद की अल्टीमेट परिणति क्या होती है, दैट इज तानाशाही, डिक्टेटरशिप। ये कब होती है, शुरुआत में गरीबों का मसीहा बनकर के एक व्यक्ति उठता है, लेकिन वो ये समझ लेता है कि ये गरीब अब कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने मुझे अपना नेता चुन लिया है, और वही नेता पूरी तरह सरकारी नाम पर पूरे संसाधनों का अतिक्रमण करता है और अपने पास में ही सारी चीजों को रखता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात, यह व्याख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरी टर्म की बात करते हैं, दैट इज पूंजीवाद। हाँ भाई, किसी को भी जो भी बातें लिखनी है, करनी है, पूछनी है, वो कृपया करके सेशन के अंत में जब खत्म होगा तब मैं 10 मिनट आपसे बतियाऊंगा, उस समय आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ क्या है, हाँ आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहां पर क्या है, तो पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद के बारे में बात करें तो भाई साहब पूंजीवाद में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नियंत्रण हो यह जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि देश में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे लगता है कि उसके पास टैलेंट है संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने का, तो वो संसाधनों का उपयोग कर सकता है। जैसे अमेरिका के अंदर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, चाहे फिर जो शेल गैस नामक कंपनी है जो गैस निकालती है, शेल नाम से कंपनी है वो हो, या फिर एक्सॉन मोबिल हो, ये तेल निकालने की प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि पूरा पूरा तेल मार्केट का बाहर निकालती हैं। इसी प्रकार से एयरक्राफ्ट बनाने के अंदर चाहे बोइंग हो, या फिर अभी जो ऐसे अपन ने जेई एरोनॉटिक्स हुआ ये हो, यानी कि इन देशों के अंदर अगर आपके पास अनुभव है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने अनुभव के आधार पर संसाधनों का अधिकतम और अच्छा उपयोग करके अपने हिसाब से देश को तरक्की दिला सकते हैं। ऐसे और क्या क्या संसाधन हो सकते हैं, जैसे अगर आपके पास संसाधनों का नियंत्रण है तो आप अमेरिका का उदाहरण देख सकते हैं, वहां पर मैक्सिमम काम प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए, नासा के द्वारा पहले जो सैटेलाइट छोड़े जाते थे वो लो अर्थ ऑर्बिट और मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते थे। नासा ने अपना ये पूरा एक अधिकार अब पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। कहा है कि चाहे वो स्पेस एक्स हो या फिर कोई सी भी कंपनी हो, चाहे ब्लू ओरिजिन हो, कोई भी कंपनी हो, अब जो कॉन्टिनेंटल प्रकार के सैटेलाइट्स हैं अब वो प्राइवेट कंपनियां ही डिलीवर करेंगी। नासा तो अब इंटर कॉन्टिनेंटल वो करेगा, सर्च करेगा, मार्स पे जाने के बारे में या कहीं और जाने के बारे में विचार करेगा। ये किसका काम हुआ, नासा का काम हुआ। आप विचार करिए, रूस को देख लीजिए, हालांकि रूस का केस थोड़ा अलग है, यूएसएसआर से रूस तक अलग कहानी है। वहां पर प्राइवेट सेना तक आपने सुनी है, बहुत से देशों में प्राइवेट सेना का कॉन्सेप्ट विराजमान है, यानी सेना तक प्राइवेट कर दी गई है। तो पूंजीवाद में क्या होता है, जो बुद्धिजीवी है या जिसको लगता है कि उसके पास स्किल्स हैं, या किसी को यह लगता है कि वो थोड़ा अनोखा है, उसके पास कुछ अलग विचार हैं, वो अपने हुनर का प्रदर्शन करके बेहतरीन संसाधनों का उपयोग कर सकता है। नेगेटिव क्या है, जिनके पास दिमाग नहीं है, कुछ आप और हम जैसे लोग भी तो होंगे जो थोड़े कम दिमाग होंगे, जिन्हें यह लगेगा कि यार अपना तो मामला थोड़ा सस्ता ही रह गया, उनका क्या होगा। तो उन लोगों के लिए ऐसे देशों में मुसीबत हो जाती है। कैसे, यहां पर पैसे वालों का काम तो चल गया क्योंकि दिमागधारी ने अपना काम चला लिया, लेकिन जो आप और हम जैसे साधारण लोग हैं जिनको कोई काम करना नहीं आता है, वो तो पैदा ही नौकर बनने के लिए हुए हैं, वो नौकरी ही करेंगे। ऐसे लोगों का क्या होगा, तो ऐसे लोगों का ध्यान कौन रखे, वो पूंजीवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। इन दोनों ही कमजोरी, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, प्राइवेट को। यहां पर किसको फायदा हो रहा है, सरकारी को।
समाजवादी फीचर क्या होता है फिर? समाजवादी फीचर ये हुआ कि अगर ये प्राइवेट चीजों को बढ़ावा देने वाला देश जैसे अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूएस यूरोपियन यूनियन के देश हैं, यूके है, जो भी हैं, ये देश अगर सरकार के माध्यम से हम जैसे साधारण लोगों का ध्यान रख ले, जैसे कि भाई इन गरीबों को सरकारी नौकरी चाहिए तो चलो इन्हें नौकरी दे दो, तो अगर हम जैसे लोगों का सरकार ध्यान रख ले तो इस प्रक्रिया को समाजवाद कहा गया है। अर्थात जिसे अपने हुनर का उपयोग करके अपने आप का अपना उत्थान करना आता है वो तो करे, लेकिन जो सरकार भरोसे रह गए, और आपने देखा होगा किसी भी देश में सरकारी नौकरी चाहने वालों की संख्या बहुत ऊपर होती है। जैसे हमारे देश में 2014 से लेकर, मैंने भी आपको बताया था, अगर आपको ये फिगर याद हो, हमने सेशन भी किया था, 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आपको याद होगा ये फिगर भी हमने आपसे डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या हुआ? पूंजीवाद के अंदर जो पूंजीवाद की कमी है वो क्या है? हम जैसे लोगों का जो सरकारी नौकरी के ऊपर पल रहे हैं, जो नौकर बनने के लिए ही बड़े हुए हैं, पैदा ही नौकर बनने के लिए हुए हैं, वो सरकारी नौकर हो, प्राइवेट नौकर हो, उन नौकरों का ध्यान कौन रखेगा? तो उन नौकरों का ध्यान सरकार रख ले। तो जब सरकार नौकरों का ध्यान रख ले तो इस व्यवस्था को समाजवाद कहा जाता है। तो सर एब्सोल्यूट टर्म में सारे ही नौकर होंगे? देखिए ये क्या रहा, मैंने आपसे कहा था मजदूर, मजदूर क्या हुआ? नौकरी तो हुआ। पूरा देश नौकरों से चले, पूरा देश नौकरों से चले तब तो साम्यवाद। पूरा देश मालिकों से चले, पूंजीवाद। और पूरा देश जहां नौकर का काम हो वह नौकर, और जहां पर मालिक का काम हो वहां मालिक, दोनों की वजह से चले, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। तो हमारे देश में जिन्हें मालिक बनना है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहे पकौड़े बेच करके ही दुकान के मालिक बने, लेकिन उनको नौकर नहीं बनना था किसी का। तो जो हमारे देश में मालिक बने उनको मालिक पना मुबारक, फिर चाहे वो अंबानी बने, अडानी बने, या फिर चाहे समोसे कचौड़े की दुकान लगा के या चाय की दुकान लगा के एमबीए चाय वाला बने, लेकिन वो अपना धंधा चलाना चाहता है, चलाए, वो तो हुआ प्राइवेट सेक्टर को मालिक बनने का काम। लेकिन जिन्हें नौकर बनना है कि सर मेरे को तो एमबीए चाय वाला की दुकान पर जाकर चाय बेचनी है, मैं वहां जाकर के दुकान चलाऊंगा, या कोई दूसरा व्यक्ति निकल के आया, सर मैं तो एचपी के पेट्रोल पंप पे तेल भरूंगा, या सर मैं तो आईएएस बनूंगा, सर या तो मैं आरएएस बनूंगा, मतलब मैं नौकर बनूंगा। सर नौकर बनना भी है तो बनिए, ये व्यवस्था अगर होती है तो वो समाजवादी व्यवस्था है। उम्मीद है आपको समाजवाद शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो फिर एक बात बताइए, सर समाजवाद को क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। पूंजीवाद को क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। साम्यवाद को क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो सर एक बात बताइए, हमने फिर समाजवाद क्यों अपनाया? अरे हमने कहा गजब बात करते हो, हम जब आजाद हुए हमने तो बकायदा इसको लिखवा और दिया। किसमें लिखवा दिया? संविधान के अंदर लिखवा और दिया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जो हुआ, 1977 से जो लागू हुआ, हमने तो अपने प्रियम्बल के अंदर इस शब्द को लिखवा और दिया, गढ़वा दिया कि भैया ये चीज गायब नहीं होनी चाहिए, सोशलिस्ट। क्योंकि सरकार, हम अपने लोग, हर आदमी, सुनने में सबको मालिक बनना है लेकिन करनी सबको नौकरी है, क्योंकि मालिक बनने की जो रिस्क होती है वो तुम क्या जानो बाबू मोशाई, वो वाली बात है। जितने भी लोग मालिक लोग हैं ना भाई, आपको लगते हैं कि वो बड़ा पैसा कमाते हैं, मतलब बड़े घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन उनकी जान पूरे टाइम हलक में रहती है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। कौन सा एम्प्लॉय कह दे कल कि मैं तो चला, अच्छा तो मैं चलता हूं। कब पता चला कि 4 मजदूर बनकर के इकट्ठे हो गए और यूनियन बना लिए। मतलब सब लोग अपने अपने तरीके से कई कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मालिक बनना आसान नहीं है। तो हमारे जैसे देश के अंदर क्या सबसे आसान काम था? हमारे देश के अंदर नौकर बनना आसान काम था। इसलिए मनरेगा के अंदर भी 100 दिन की नौकरी ही दी गई है आपको, 100 दिन का रोजगार। असल में सरकार को क्या समझ में आ गया? इस देश की मानसिकता में ही नौकर बनना है। तो एक काम करो, नौकरों को यह विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी नौकरी कोई नहीं छीनेगा,
इस विश्वास को क्या कहा गया? सोशलिस्ट। तो सर हमने इस बात को क्यों लिखा अपने लिए? हमने कहा अपन ने इसलिए लिखा ताकि गरीबों को यह ना लग जाए कि हाय राम मैं गरीब हूं, सरकार मुझे गरीब ना छोड़ दे, मुझे उठाए, मुझे नौकरी दे, मेरे को इतना पैसा दे कि मैं 100 दिन से जो कमाए हुए धन से 365 दिन का अपना रोजगार चला लूं, मुझे सरकार इतनी मदद करे। तो सरकारों ने भी कहा आहा ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम ज्यादा पढ़े लिख गए तो तुम वोट देने भी नहीं आओगे, तुम ज्यादा समझदार हो गए तो तुम्हारे लिए तो मैं वेस्टेज हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति के अंदर तुम्हारे लिए तो मैं पूरी तरह वेस्टेज क्रिएट हो जाऊंगा। तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इस समाजवाद शब्द को ही डलवा दिया कि लो, जैसे आप में से कई लोगों ने किसान आंदोलन देखा होगा, तो किसान आंदोलन में सरकार क्या कह रही थी? सरकार कह रही थी, एक सरकार ने, मोदी जी ने दिमाग लगाया कि भाई इन लोगों को प्राइवेट मार्केट का सिस्टम समझाते हैं। किसानों ने कहा नहीं, हमको नहीं समझना, तुम ऐसा करके अडानी को पैसा वाला बना रहे हो, पैसे वाले को पैसा वाला बना रहे हो, पूंजीवाद कर रहे हो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि तुम हमें समर्थन मूल्य दो। हमें नहीं चाहिए कि प्याज टमाटर महंगा हो गया तो हम कहीं और जाके बेचें, नहीं चाहिए। हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। तो हम उस दास्ता के दौर में गुजरे हैं कि हम, देखो क्या होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक, एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं इस बात पे, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। एक कहानी है जो मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पे शुरुआत में डाली थी। क्या कहानी है? इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत लाइफ चेंजिंग कहानी है। मतलब आज आपको समाजवाद से इतना फीलिंग नहीं मिलेगा, लेकिन आज आपको इस बात को सुनकर के जबरदस्त ज्ञान मिलेगा। और वो क्या है, जरा सुनिए। क्या कभी आपने देखा है कि कोई भी हाथी जिसके पैर को किसी रस्सी से बांधकर किसी खंबे से खड़ा कर दिया जाए तो वो उस रस्सी से बंधा रहता है, और बंधे बंधे वो उस रस्सी से बंधे हुए, जैसे मान लीजिए एक खंबा है, यहां कोई हाथी खड़ा है, ये हाथी है, आपने हाथी का पैर लिया और उसे रस्सी से बांध दिया, ये खंबा है, आपने खंबे से बांध दिया, ये खंबा बहुत छोटा सा खंबा है, ठीक है ना, आपने इससे बांध दिया। अब ये इस रस्सी से बंधा हुआ हाथी है, ये इससे दूर ही नहीं जा रहा है, वो खड़ा हुआ है। ऐसे ही भैंस को देखा हो आपने, भैंस को लिया, भैंस बड़ी विशालकाय भैंस है, आपको कुछ नहीं करना, उसके गले में इतनी सी लीर जैसी आपने वो रस्सी ली, उससे लिया और खंबे से बांध दिया, वो बंधी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की कंडीशनिंग बहुत बड़ी चीज थी। कंडीशनिंग क्या थी? कंडीशनिंग ये थी कि जब हाथी का बच्चा पैदा हुआ था ना, जब छोटा सा हाथी था, उस छोटे से हाथी को उस ऐरावत ने, वो जो हाथी का जो मालिक था, जो भी था, उसने क्या किया, उस हाथी के पैर को एक रस्सी से बांधकर इस खंबे से खड़ा करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? वो हाथी का छोटा सा बच्चा जब रस्सी को जोर लगाता, तब बच्चा छोटा था, रस्सी मजबूत थी, खंबा मजबूत था। उस बच्चे ने निकलने का जब जब प्रयास किया, वो रस्सी को हिला नहीं पाया। वो छोटा बच्चा खूब प्रयास किया, वो थोड़ा और बड़ा हुआ, रस्सी अभी भी उसकी तुलना में ज्यादा मजबूत थी, खंबा अभी भी, क्योंकि हाथी का बच्चा भी छोटा है, खंबा अभी भी उसकी तुलना में मजबूत था। तो हाथी के बच्चे ने फिर कोशिश की, उसकी लाख कोशिशों के बाद जब वो नहीं छूट के जा पाया, तो उसने अपना इसे नियति मान लिया। नियति क्या मान ली? कि यार इस खंबे से अगर मुझे बांध दिया तो मैं कहीं नहीं जा सकता। वही हाथी का बच्चा बड़ा होता चला गया, वो इतना बड़ा हो गया कि अब उसका जो महावर है, महावत जो उसको रखता है, उसकी देखभाल करता है, वो खुद डरता है इस चीज से कि अगर इसने सूंड उठा के मुझे मार दिया या इसका पैर की लात मुझे पड़ गई तो मेरा बिल्कुल कचूमर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो महावत है वो फिर भी बेफिक्र होकर उस हाथी के सिर पर बैठकर चलता है। इसका कारण क्या है पता है? अब वो हाथी डरता है। किस बात से डरता है? कि मैं इस रस्सी को तो छुड़ा नहीं पाया, इस विशाल काय मनुष्य का मैं क्या बिगाड़ूंगा। हाथी को वो मनुष्य ज्यादा बड़ा लगता है खुद की तुलना में, कि इसका तो मैं क्या ही बिगाड़ सकता हूं, रस्सी का तो मैं कुछ कर नहीं पाया। और वो हाथी चुपचाप उस रस्सी से बंधा रह जाता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में क्या आ चुका था कि मैं बंधन में रहूंगा। हम भारतीयों के साथ भी यही हुआ। हमको 250 साल तक
दास बनाकर रखा गया। हमारे पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों के पूर्वजों को, हमारे घर वालों को केवल नौकरी बना के रखा गया, उन्हें कभी इज्जत दी नहीं गई। अब आप उनको इज्जत दे दो, इज्जत पचती ही नहीं है। आप किसी को सम्मान दे दो, दूसरे दिन वो आपके साथ कुछ ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा यार बंदर को अदरक नहीं हजम हो रही है, क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रही। इज्जत जो है ना वो हमें कभी मिली नहीं। हमें कैसे रखा गया? डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये हमारे ही देश में पिक्चर हॉल्स में लिखी हुई लाइन होती थी। आप सोचिए तो हुआ क्या, हमारी मानसिकता कैसी बन गई? नौकर बनना है। तो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ तो हमें क्या कहा गया? नौकर बनना है। वो जो नौकर बनना है वाली फिलॉसफी हमारे दिमाग में डाली गई ना, तो आज हम नौकर बन के खुश होते हैं। हमारे घर में जश्न किस बात का मनता है? अरे बड़ा नौकर लग गया, ये बहुत बड़ा नौकर है साहब, ये बहुत बड़ी नौकरी में है। फिर एक जना आएगा, अरे बड़े बाबूजी कलेक्टर हो गया, बहुत बड़े नौकर हो गया, बधाई हो बधाई हो, नौकर बनने की बधाई हो। फिर एक राजनेता आता है, कलेक्टर साहब के टेबल पर आकर खड़ा होता है और कहता है, ए सुनो, तुम जनता के सेवक हो, तुम नौकर हो हमारे, समझे? नाटक नहीं करोगे, हमारे आने पर खड़ा हो पहले। फिर वो खड़ा होता है, यस सर, हम खड़े हो गए। मतलब जिसने ये समझ लिया कि ना भाई कृपा इस रस्सी में नहीं है, अपन में है, वो तो शासन करने वाले वर्ग में शामिल हो गया। और जो नहीं समझ पाया वो यस सर एकदम जाके खड़ा हो गया। तो नौकर की मानसिकता बचपन से हमारे, तो समाजवाद जो शब्द है ना, असल में वो पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देता है। पूंजीवाद को तो वो बहुत अच्छे से संरक्षित रखता है कि हाँ भाई पूंजीवादियों, तुम बढ़िया से ग्रो करो, तुम्हारे पैसे से हम इन गरीबों को नौकरी देंगे। और ये लोग अपने जीवन का एक लंबा समय, 21 साल का बच्चा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होता है। सरकारें बच्चों की उम्र बढ़ा बढ़ा करके, राजस्थान में जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हो, इसमें अधिकतम उम्र 40 साल है। अगर आपका रिजर्वेशन कोटा है 45 साल है, आप महिला हैं और 5 साल है, ओबीसी एससी एसटी, इसके अलावा आप कुछ भी, मतलब कईयों का तो लिमिट ही नहीं है, 60 साल में तो रिटायरमेंट है। लेकिन नहीं साहब, आदमी को बिजी रखना है। लोग भरेंगे 8 लाख लोग फार्म, लेकिन सिलेक्शन 900 को देना है, 900 को सिलेक्शन देना है। बाकी को क्या करें? बाकी को उम्मीद बांधो, बेटा तुम बुढ़ापे से पहले एक बार नौकर जरूर बनोगे। और भाई साहब कई लोग नौकर बनने के लिए लाइन में दौड़ रहे हैं, मैं नौकर बनूंगा, मैं नौकर बनूंगा। वो यही फिलॉसफी, आइडियोलॉजी। सरकार की तारीफ किसकी होती है? जो अटेम्प्ट बढ़ा दे, उस सरकार की बहुत तारीफ होती है साहब। सरकार कितनी अच्छी है, इसने अटेम्प्ट बढ़ा दिया भाई साहब, ग्रेट है यार, मेरे को मौका मिला नौकर बनने का, ग्रेट है सरकार। 40 साल उम्र कर दी यार भाई साहब, मैं मेरी तमन्ना पूरी कर लूंगा, अब बढ़िया नौकर बनूंगा मैं। अच्छा, तो बोले पहले नौकर कैसे थे? बोले मैं पहले प्राइवेट नौकर था, अब मैं सरकारी नौकर बनूंगा, मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। क्यों? सरकारी नौकर को वर्दी मिलती है, सरकारी नौकर को गाड़ी मिलती है, सरकारी नौकर को 2 और छोटे छोटे नौकर मिलते हैं जो कहते हैं जय हिंद साहब। सरकारी नौकर खुश हो जाता है, अरे मैं तो एकदम महान हूं। तो नौकरों में भी जैसे होता है ना श्रमिक चीटी के नीचे भी बहुत सारी चीटियां होती हैं, ऐसे नौकरों में फील गुड फैक्टर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो नौकरों वाला फीचर है, उम्मीद है अब आपको समझ में। तो सरकारें क्या करती है ना, सरकारें, ये जो समाजवादी फीचर है वो हमारी मानसिकता में, हमें वही चीजें पसंद आएंगी। आपको कोई अगर ये कह दे ना कि तेरे को मैं ₹1,00,000 की नौकरी 10 साल तक दूंगा, तो चिंता मत कर, महीने महीने के लिए। और आपको कोई ये कह दे कि सुन तेरे को 30,000 रुपए की मैं नौकरी दे रहा हूं, 30,000 रुपए की नौकरी सरकारी है, करेगा क्या? अरे सर मैं यही करूंगा। क्यों? मेरे समाज में सर सरकार का नौकर होना बड़ी बात है। आपका तो क्या है, 10 साल बाद क्या होगा मेरा? बोले यार टेक्निकली तू अगर ₹1,00,000 पाता है तो तू महीने के, साल के 12 लाख रुपए पाएगा, 10 साल के अंदर तू 1,20,00,000 रुपए पाएगा। तू बाबू बनता है, 30,000 रुपए पाता है, 3,60,000 रुपए तू साल के पाएगा। तू अगर 10 साल नौकरी करेगा 36 लाख पाएगा, तू 20 साल नौकरी करेगा 72 लाख पाएगा, तू 30 साल नौकरी करेगा तो भी जाकर के ये वाली जो तनख्वाह तुझको मैं 10 साल में दे रहा हूं ये ज्यादा होगी। नहीं 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 नहीं, गांव में पूछेंगे मुझसे तो सरकारी नौकर है कि प्राइवेट नौकर है? अपन को सरकारी नौकर बनना मानसिकता है, और उस मानसिकता को समाजवाद के नाम पर हमें बांधा गया। तो सभी नौकर खुश होते हैं समाजवादी व्यवस्था से, और उन सरकारों की व्याख्या बहुत अच्छे से की जाती है। इसीलिए कभी आप देखिएगा
कभी भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा, कोई उद्योग घराने का बच्चा, वो कभी कंपटीशन की तैयारी करता हुआ नहीं दिखेगा आपको। कोई आपको अपने जैसे लोग दिखेंगे, मेरे जैसे लोग दिखेंगे कंपटीशन की तैयारी करते हुए, आप जैसे लोग दिखेंगे नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम गरीबों के अंदर नौकर बनने की ही परंपरा है, और जो मालिक बनने की जिसमें परंपरा है वो अपने बच्चे को कभी भी, कोई भी मतलब बड़ा आदमी अपने बच्चे को कंपटीशन नहीं दिलवाता ना। हाँ, नौकर जरूर अपने बच्चे को नौकर बनाता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कभी भी, आप किसी भी बहुत बड़े जूलर को उठाकर देख लीजिएगा, बहुत बड़े होटेलियर को उठाकर देख लीजिएगा, वो कोई भी नौकर नहीं बनाएगा ना भाई साहब, नौकर बने आम जनता। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आज हमारी इन बातों से मोटिवेट भी हो जाएं। हाँ, एक बालक लिख रहा है कि सर आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं? मैं सच्चाई से साक्षात्कार करा रहा हूं। नहीं सर, ऐसा साक्षात्कार नहीं चाहिए। पैसे लेकर कौन कराता है? पहले तो आपने पैसे लेकर के हमको कोर्स दिला दिए, चलो आरएएस बनेंगे, और आज आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो कि नहीं? बेटा, मेरे ना तो डिमोटिवेट करने से कुछ होने वाला है, ना मेरे मोटिवेट करने से कुछ होने वाला है। जिस तरह से मोटिवेशन भी 1-2 दिन में उतर जाता है, डिमोटिवेशन भी 1-2 दिन में उतर जाता है। ये जो सच्चाई का साक्षात्कार है ना, ये बहुत जरूरी है, ये जीवन भर काम आएगा। क्योंकि जिस समाज में जाकर तुम मेरी क्लास के बाद उठोगे बैठोगे ना, वो आपसे यही पूछेगा, हाँ बेटा कब बन रहा है नौकर? तो आप समाज का अभिन्न अंग हैं। मैं आपको समाज सिखा रहा हूं कि समाज कैसा है, आप भी उसके हिस्से हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूं। या नौकर को ही इज्जत मिलती है, मैं तारीफ भी उनकी करूंगा, देखा AIR 1 आ गया, देखा 20 आ गया, तो मैं तारीफ भी, क्योंकि मैं भी उसी समाज का अंग हूं। मैं नौकर से तो पनपा हूं ना, नौकर ही हूं, नौकर ही रहूंगा। तो वो जो चीज है ना, वो आपको, आप खिन्न भी, नौकर के नाराज नहीं होते क्या? खूब होते हैं। आप अगर आज नाराज हो जाते हो, इस बात से डिमोटिवेट हो जाते हो, अरे साहब मेरे साथ तो बहुत बेइज्जती कर दी। नौकर तो बेइज्जती कराने के लिए बनाए, लोड मत लो। अपन की कंडीशनिंग ऐसी है, तुमको मेरी बात से बुरा भी नहीं लगना चाहिए। थोड़े दिन बाद तुम ढल जाओगे इसमें, अभी तुम अभी नौकर बने नहीं हो, अभी है ना। तो नौकर की एक आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको यह बात सुन करके समझ में आ गई होगी कि समाजवादी व्यवस्था क्या है। बोले सर हमने समाजवाद की व्यवस्था तो है ना मतलब सुनी थी, लेकिन ये समाजवाद की व्यवस्था इतनी भयानक होगी ये हमने पहली बार सुना है। हमने कहा सच कड़वा होता है। प्रस्तुतिकरण इसको ऐसा किया जा सकता था कि आप गदगद हो जाते, हमारे यहां का समाजवाद फैबियन समाजवाद है। बोले साहब इसमें क्या होता है? जिसमें उदारवाद के साथ लोक कल्याणकारी तत्वों को शामिल किया जाता है। भाई क्या लोक कल्याण करते हो? 5 किलो चावल देते हैं, आपको 100 दिन की नौकरी देते हैं, आपको बीमार होने पर फ्री चिकित्सा देते हैं, आपका बच्चा बेरोजगार रह जाए 1000 रुपए देते हैं। ये लोक कल्याणकार हो रहा है साहब। तो ये जो लोक कल्याण है ना, उदारवाद के साथ, लिबरलिज्म के साथ, जिसमें सरकार कहती है कि हमारे नियम ज्यादा मजबूत नहीं है, हम लोगों का ध्यान रखते हैं, इसे फैबियन समाजवाद कहा गया है। मार्क्सवाद का समाजवाद जिसमें कि केवल और केवल जनता का ही शासन हो, उसमें प्राइवेट का कोई योगदान ना हो। ठीक है ना? उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। परेशान मत होना बेटा जो हमारी बातों से समझ में परेशान हो रहा है। हाँ जी, है ना? हाँ, तो उम्मीद है कि आपको ये समाजवाद शब्द की व्याख्या अब अच्छे से समझ में आ गई हो। अब एक बालक ने कहा कि सर ये टॉपिक से ज्यादा बाहर चला गया। क्यों पता है? उस बच्चे का ईगो हर्ट हो गया कि मैंने तो सोचा था कि मैं एक दिन वर्दी लगाऊंगा, मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा, हैं इन्होंने तो बेइज्जती कर दी मेरी। अरे तुम्हारी तो बाद में होगी, तुमसे अच्छी वर्दी पहनता हूं, अशोक स्तंभ कंबे पे रखता हूं, तुम तो पहुंचोगे वहां पर, उस राज में मैं हूं ऑलरेडी, है ना? सच्चाई का साक्षात्कार करा रहा हूं। लेकिन ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये इतनी ही कॉन्टेक्स्ट में है कि जिस दिन आपको मंच पर अधिकारी बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा तो आपको ये जो फाउंडेशन बैच है ना हमारा वाला, मैंने आपको पॉलिटी के बारे में कहा था, मेरा प्रियम्बल खत्म तो पहले दिन ही हो गया था, मैंने फिर भी कहा था 3 से 4 दिन चलेगा, तैयार रहना, क्योंकि इसमें इसी प्रकार की व्याख्याएं आएंगी जिसमें आपके अंदर का ईमान हिल जाएगा। आपको लगेगा यार ये क्या बता रहा है आदमी, क्यों बता रहा है, इसने तो मेरे को चक्कर दिला दिए, मैं तैयारी छोड़ दूंगा, कल ही बिजनेसमैन बन जाऊंगा। आप कुछ नहीं करोगे, परसों से फिर तैयारी करोगे और फिर से खोजोगे कि हाँ भाई मास्टर पढ़ा दे, क्या पढ़ना था, चिंता मत करो। हाँ जी, DS नकारा बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है और गांधीवाद के ज्यादा नजदीक है। सर ये गांधीवाद क्या होता है बता देता हूं। गांधीवाद क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए गांधीवाद में ना
गांधी जी को लेकर के लोगों के मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि गांधी जी क्या थे, इंडस्ट्रीज को पसंद करते थे या नहीं करते थे। तो समझ लीजिएगा, गांधी जी इंडस्ट्रीज को पसंद करते थे। पहले यह समझ लीजिएगा, कई लोगों को यह गलत धारणा होती है कि गांधीवाद में जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी इंडस्ट्रीज को पसंद करते थे कि नहीं करते थे। आंसर है करते थे। गांधी जी पसंद करते थे। गांधी जी के समय की ही कंपनियां हैं ये, टाटा, बिड़ला या बजाज, ये सब गांधी जी के समय की ही कंपनियां हैं। उस समय स्वदेशी आंदोलन में भारत ने अपनी ही इंडस्ट्रीज लगाई थी। हमारे देशवासियों को समझ में आ गया था अपने उद्योग धंधे लगाने चाहिए। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो हमने अपने देश में खुद के इंडस्ट्रीज लगानी शुरू की थी 1905 के अंदर। ठीक है, गांधी जी से पूछा गया, गांधी जी आप किसके पक्ष में हो? तो गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट जो व्यक्ति है ना, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। जिसके पास में अच्छा दिमाग है, जिसके पास में अच्छी सोच है। अब आप कहेंगे गांधी जी ने ऐसी बात बोली थी? नहीं, ये तो मैं कड़वा सच बोल रहा हूं। गांधी जी ने थोड़ा अच्छे से बोला। गांधी जी ने कहा, देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं ये हुनरमंद लोग हैं, इन लोगों के अंदर अपने काम को लेकर एक्सपर्टाइज है, ये लोग उस काम को करें, ज्यादा अच्छे से करें, इससे देश का विकास होगा, मैं इसका समर्थन करता हूं। गांधी जी ने यह नहीं कहा, लेकिन आप समझ जाइए, है ना। तो गांधी जी ने हुनरमंद की तो तारीफ करी कि बोले बढ़िया फैक्ट्री लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी लेकिन आप तो अंग्रेजों को भगाने वाले व्यक्ति रहे हैं। आप तो कहते हैं हथकरघा उद्योग लगाकर देश के अंदर रोजगार दिया जाए, हैं? आप तो हमेशा से एमएसएमई के समर्थक रहे हो, आप तो कॉटेज इंडस्ट्री के समर्थक रहे हो, मतलब छोटे उद्योग धंधे लगने चाहिए, गांव में रोजगार होना चाहिए, आप तो फैक्ट्रियों का विरोधी रहे हो। ये कैसा गांधीवाद कैसा है? गांधी जी ने कहा, देखो हर व्यक्ति उस स्केल पर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन आत्मनिर्भर तो बन सकता है। बोले कैसे? अगर व्यक्ति अपनी जरूरत का सामान खुद से प्रोड्यूस करने लग जाए, कॉटेज इंडस्ट्रीज बन जाएंगी। चाहे वो खुद के कपड़े सिलने लग जाए, खुद का आटा पीसने लग जाए, अपनी जरूरत के लिए वो जो भी जरूरी समझता है, चाहे गाड़ी बनाना हो, चाहे वो घर बनाना हो, वो खुद करने लग जाए, तो इससे देश में रोजगार का संकट उत्पन्न नहीं होगा। तो बोले रोजगार के लिए मैं कहता हूं कि हथकरघा या कॉटेज इंडस्ट्रीज को विकास दिया जाना है। लेकिन गांधी जी, आपको नहीं लगता अगर किसी ने कपड़ा उद्योग लगा लिया, मान लीजिए आपका कोई जानने वाला गांधी जी, इन्हीं में से टाटा बिड़ला में से कोई भी, रिलायंस में से, अंबानी में से कोई भी, अगर वो अपनी फैक्ट्री लगा लिया, फैक्ट्री किसकी? कपड़े की, तो ऐसे तो हथकरघे उद्योग बंद हो जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि इसका भी इलाज है मेरे पास। बोले क्या है? बोले इसका इलाज है, एक बहुत बुद्धिजीवी ने सवाल पूछा है, गांधी जी तो 1916 में आए थे, 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन कैसे हुआ? बहुत सही बात पूछी आपने। गांधी जी धरती पे आए थे बेटा 1869 में, और गांधी जी के विचारों से बेटा पूरी कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रभावित थी बेटा। और स्वदेशी आंदोलन में जो भी नेता थे जिनको गांधी जी ने अपना गुरु माना, गोखले साहब, वो उस जमाने के वो लोग थे जो उस समय पे मतलब अपना नेतृत्व कर रहे थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, है ना। तो गांधी जी को थॉट कहां से मिली? वहीं से मिली। और गांधी जी का बहुत 1869 का आदमी, 1869 में पैदा हुआ आदमी 1905 में 36 साल का था, मेरी सी उम्र का था। उस समय में उसके अंदर इतनी सोच थी कि वो क्या कर सकता है। आज कन्हैया कुमार को उठाकर देख लो, या कोई भी जो अभी युवा राजनेता है उनको देखो कि वो कितना दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, खैर आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल बना, कपड़ा उद्योग का आदमी कोई ऐसा काम कर दे कि सर वो हथकरघा को बंद करा दे तो क्या होगा? तो भाई साहब बात ऐसी है, गांधी जी ने यहां पर एक कंसेप्ट दिया, और उस कंसेप्ट का नाम था ट्रस्टीशिप कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट दिया? ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या हुआ? जिनके पास संसाधन अधिक हैं वो अपने अनुसार संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके धन उपार्जन करें। जिनको लगता है टैलेंट है, इंडस्ट्री है, जो भी है वो सब करें, लेकिन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचे हुए धन को वो समाज में वितरित कर दें। जो बच गया वो बचा हुआ धन समाज में वितरित कर दें। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जो गांधीवाद है वो असल में कभी भी इंडस्ट्रियलिज्म का विरोध नहीं करता, उद्योग धंधों का विरोध नहीं करता। वो कहता है सबका विकास हो, लेकिन फैक्ट्री ओनर अपनी आवश्यकता का पैसा साइड में रख ले, उसके बाद में बचे हुए पैसे को समाज में लगा दे।
इसी कारण से, इसी ट्रस्टीशिप को ध्यान में रखते हुए आज भारत में CSR स्कीम्स चलती हैं। CSR स्कीम मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। अपनी कुल आमदनी का 5 से लेकर 10% उन्हें समाज के लिए लगाना पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा, नीता अंबानी फाउंडेशन नाम से आपने कोई फाउंडेशन सुना हो, किसी ना किसी का, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ये जितने भी फाउंडेशन हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं वो असल में ट्रस्टीशिप की पालना में ही लगे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ। अब एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा है, वो लिखता है गांधी जी राम राज्य लाना चाहते थे। वो चाहता है कि सर जो है वो गांधी जी की व्याख्या करें। जब एथिक्स आएगा तब गांधी जी के राम राज्य की भी व्याख्या होगी। ठीक है, अगर नटराज के विद्यार्थी हो तो तसल्ली से इंतजार करो। तो सोशलिज्म समझ में आया? तो सर सोशलिज्म जिसके बारे में हमने बात की, क्या हमारे संविधान में सोशलिज्म का कहीं मौका मिला? हमने कहा लीजिए, आइए। अनुच्छेद 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी DPSP के अंदर बकायदा लिखा है, राज्य बोले तो सरकार प्रतिष्ठा, आय, अवसर, पढ़िए 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 पढ़िए, असमानता को कम करेगा। हमने तो आर्टिकुलेट कर दिया, इस चीज को लिख करके कहा है, हैं? राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण समुदाय के हित में करेगा, आर्टिकल 39B। हमने आर्टिकल में लिख दिया इन सब चीजों को। 39C, राज्य धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकेगा, प्रिवेंट हार्मफुल कंसंट्रेशन, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास वो सारी चीजें इकट्ठी ना रह जाएं, ये राज्य निर्धारित करेगा। स्टेट इस देश को कहा गया है। स्टेट किसको कहा गया? आर्टिकल 12 है, वो आने वाले समय पर समझाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बेटा मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर इसको वाकई में समझदारी से पढ़ लिया जाए, पढ़ते कैसे हैं हम लोग? वैसे हम समझदारी से नहीं पढ़ते, हम भावनाओं में पढ़ते हैं। ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहता हूं कि केवल और केवल मेरे कहने से 1 साल का फाउंडेशन केवल इस बात के लिए कर लिया जाए कि यार एक अच्छा नागरिक बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपने कभी सोचा कि मैं अपने हर स्टेटमेंट में अपनी हर पोल पट्टी खोल के रख देता हूं, हर पोल पट्टी। कल मैंने आपको बताया कि मैंने नोट्स कैसे बनाए, आज मैंने बताया कि मेरी सरकारी नौकरी कैसी है। आज मैं हर चीज की पोल पट्टी क्यों खोल देता हूं? क्योंकि मुझे अंतिम सत्य पता है। मुझे क्या पता है? अंतिम सत्य। सर कैसे पता चला आपको? मैंने भी ये सब पढ़ाई करी थी। पढ़ाई करी थी तो मुझे सत्य का ज्ञान हुआ कि यार ये तो सब मूर्ख बना रहे हैं, पावर का केंद्र कहीं और है, लेकिन पढ़ लिए तो पेपर पास हो गया। एग्जैक्टली आप भी कहते हैं, जब बच्चा पढ़ लिख कर, आपने कई बार देखा होगा ना, प्रशासनिक अधिकारी का एटीट्यूड जन सामान्य से अलग क्यों होता है? कई बार मुझसे कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, मैं कई बार इस सवाल का जवाब भी देता हूं, शिक्षा में क्या ताकत है। मैं कहता हूं कई बार, बच्चों कभी आपने ये नोटिस किया है कि एक रिक्शा चालक का बेटा जब अधिकारी बनकर आता है तो वो समाज की सारी समस्याओं को समझ कैसे लेता है? उसने तो कभी वो समाज देखा ही नहीं है, चाहे अमीरों की समस्या आए चाहे गरीबों की समस्या आए, सब समझ लेता है। कारण उसने पढ़ते समय उन सब चीजों को विजुअलाइज किया है। तो एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीने वाला दहाड़ता जरूर है। तो ये शिक्षा है असल मायने में। लाइन के आधार पर शिक्षा जो करने वाले लोग हैं, वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो गधे को वो गुड़ खिलाने जैसा है ये ज्ञान। लेकिन जो वाकई में अपने एग्जाम में सीरियस हैं कि नहीं, मैंने अगर ये बैच लिया है तो मुझे अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो इसके पीछे की आपको सोच विकसित करनी जरूरी होगी। जब आप पद पर बैठेंगे तो आपको सब पता होगा। आपके सामने आकर के एक व्यवसायी आकर के रोने लगेगा, सर मेरे को ये नुकसान हो गया, पता है। आपके सामने आकर के फिर कोई गरीब आकर कहने लगा, साहब मेरी एक दिन की दिहाड़ी मान ली इसने, पता है। सरकार कहेगी आपसे, नेताजी आके कहेंगे तुम मेरे नौकर हो, पता है। नेताजी ने कहा ये करिए, जी सर पता है। वो पता है जो शब्द है ना, वो इसी प्रकार की शिक्षा से आता है।
इसीलिए आपको ये जो पूरी तैयारी है ना, इस तैयारी के अंत तक जब एथिक्स पढ़ेंगे आप, जब ये सब चीजें पढ़ेंगे, आपके सिस्टम मिल जाएंगे, सामाजिक मुद्दे पढ़ेंगे, पेपर का हिस्सा है ये, सब पढ़ेंगे आप साल भर में। साल भर बाद जो इस बैच से बच्चा बाहर निकलेगा ना, वो धरती पे पांव नहीं रख पाएगा, वो लगेगा अरे मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, वो वाला हाल होगा। ठीक है, आ जाओ। अब सवाल बना, तो सर एक बात बताओ सिंपल सी, एलपीजी क्या थी? मैंने लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोले, धत हम एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। हमने कहा भैया ये क्या चीज है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। सर ये है क्या चीज? हमने कहा अभी बताते हैं। हमने कहा उदारीकरण का मतलब है कि सरकार ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगी, कानून कमजोर करेगी, कानून कमजोर करेगी। कैसे कानून कमजोर करेगी? सरकार खुद करेगी। क्यों करेगी? सरकार को मालूम है कि हमारे ज्यादा सख्त कानून होने के कारण, हमारे ज्यादा सख्त कानून होने के कारण लोग अपना धंधा शुरू ही नहीं कर रहे। आवश्यकता है कि कानून आसान बनाए जाएं। आपने आज जो स्टार्टअप पॉलिसी सुनी, अगर आपने पढ़ी हो स्टार्टअप पॉलिसी, तो स्टार्टअप पॉलिसी है क्या असल में? स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने नियम आसान किए, सिंगल विंडो साइन ऑन दिया कि एक बार में ही आप एक ही बार में सारे फॉर्म भरते चले जाएंगे। आपको जो भी उद्योग धंधा लगाने के लिए आवश्यक या आइडिया को इनिशिएट करने के लिए आवश्यक प्रोसेसिंग है वो तुरंत हो जाएंगी। कानूनों में जहां पहले किसी चीज का लाइसेंस लेने के लिए आपको अधिकारियों के दिन रात चक्कर काटने पड़ते थे, वो नहीं करना पड़ेगा। आप केवल अप्लाई करिए, तुरंत काम हो जाएगा। इतना आसान कानून बनाना यानी कानून कमजोर करना। इससे क्या होगा? उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा? इसे कहते हैं कि आप लोग आगे चल करके अपना खुद का व्यवसाय कर पाएंगे। आज जो मोदी जी बार बार भाषण देते हैं, पकोड़े की दुकान ही लगा लो लेकिन अपना काम करो, लोगों का आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जिस चीज का मीम बना वो क्या था? मोदी जी एक दिन बोले पकोड़े की दुकान लगाने वाला भी अपना रोजगार कर रहा है। अरे इसने आदमी ने यार बताओ यार, रोजगार दे नहीं पा रहा, नौकर बना नहीं पा रहा, पकोड़े की दुकान लगवाएगा। अरे छी है यार, एकदम छी, बेकार आदमी है ये। अरे यार ये तो बताओ पकोड़ा, और जबरदस्त तरीके से हर आदमी दह पकोड़ा। भाई साहब मोदी जी और पकोड़ा बराबर हो गए। बस मोदी जी दिखे वहां पकोड़ा दिखाई दे, ये तो पकोड़ा बनवाएगा, पढ़े लिखे आदमियों से पकोड़ा बन जाए। उन्हीं में से एक पढ़ा लिखा आदमी था वो चाय वाला, वो ठेले में चाय बेच करके 4 करोड़ का टर्नओवर कर लेगा। वो समझ गया कि यार बात में तो दम है। MBA चाय वाला पैसे कमा लेगा। उसके बाद जाने कितने चाय वाले आ गए, टपरी चाय वाला, फलाना चाय वाला, सब लाखों रुपया कमा ले। आज चाय के शोरूम बने हुए हैं और हम जैसे लोग आज भी क्या चर्चा कर रहे हैं? मोदी जी पागल है, पकोड़े की बात कर गए। लोग MBA कर करके IIM से पास आउट होकर के वड़ा पाव की दुकान खोल रहे हैं, पकोड़ों की दुकान खोल रहे हैं कि भाई धंधा चलाएंगे, बढ़िया नौकरी करेंगे। लेकिन हम लोग कहां अटके हुए हैं? पागल आदमी है, नौकर नहीं बना पाया, उद्योग धंधा शुरू करवाएगा। पकोड़ा उद्योग होता है। आप और हम अंतरात्मा से यह बात अच्छे से जानते हैं कि जितना पैसा आप और हम कमाते हैं ना, अगर किसी की दुकान कोई सी भी चल पड़े, चाहे फिर वो पकोड़ा बनाने की हो, चाहे वो कपड़ा बनाने की हो, चाहे वो मिठाई बनाने की हो, फिर वो पलट के नहीं देखता। लेकिन हमारा ईगो कौन सा हर्ट हुआ? नौकरी नहीं दे पा रहा, हमें बनना था बाबू, पकौड़ा तलवाएगा हमसे, बुरा लग गया। तो ये जो कहने का अर्थ था वो क्या था कि आपको कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? कंपनी का फॉर्मेट चाहिए। आज अपनी कंपनी है अवस्थी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ACPL। वो कंपनी बनाने की जो प्रक्रिया है आसान रहेगी तो कंपनियां बनती चली जाएंगी। आसान नहीं करोगे, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वो जो चाय वाला है उसने भी अपनी कोई कंपनी बना रखी हो, ऐसे कोई पकौड़े वाला होगा उसने भी अपनी कंपनी बना। कंपनी का काम आसान हो
यह उदारीकरण कहलाया। उदारीकरण का अर्थ क्या हुआ? कानून आसानी से इंप्लीमेंट होंगे, लोग खुद का रोजगार पैदा करेंगे। खुद का रोजगार पैदा करना क्या है? उदारीकरण है। नियम कहां से निकल के आ गए वो यहां पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है दूसरा शब्द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बोले तो निजीकरण। यह कब हुआ था देश में? 1991 में हुआ था सब कुछ। जब देश के हालात ऐसे हो गए थे कि देश को अपना गोल्ड ब्रिटेन में चोरी छुपे ले जाकर गिरवी रखना पड़ा था कि हमें कुछ दिन का पैसा दे दो ताकि हमारे हालात आज जो श्रीलंका के हालात हैं वैसे ना हो जाएं कि जनता पता चले संसद में खुद आकर बैठ गई। ऐसी स्थिति ना हो जाए, तब आईएमएफ ने हमें सजेस्ट किया। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, हमें आईएमएफ ने सजेस्ट किया कि अगर तुम चाहते हो, जैसे आईएमएफ ने रिसेंटली पाकिस्तान को सजेस्ट किया है कि पाकिस्तानियों अगर बचकर रहना चाहते हो तो कुछ परिवर्तन लेकर आओ। ऐसा हमें सजेशन 1991 में आईएमएफ ने दिया था कि इंडिया वालों अगर देश चलाना चाहते हो तो अपने नियमों में कुछ छूट दो, नियमों को आसान बनाओ, उदार बनाओ, प्राइवेटाइजेशन करो, उदारीकरण करो, निजीकरण करो। निजीकरण का मतलब यह हुआ कि जो आपके सरकारी सिस्टम है पूरी तरह से उन्हें सरकारी मत रखिए, कुछ चीजों को प्राइवेट लोगों को दीजिए, परसेंटेज में लोगों का भागीदार बनाइए, डिसइन्वेस्टमेंट करिए। क्या करिए? डिसइन्वेस्टमेंट करिए। निजीकरण जिसे आप लोग कहते हैं, आज कई लोग सुनते हैं रेलवे का निजीकरण हो जाएगा तो क्या होगा। देश में बहुत सारी चीजों का जो निजीकरण हुआ है, चाहे फिर वो आपने एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, भेल, सेल जितने भी हैं, इन सब का जो शेयर मार्केट में आना हुआ है वो इसी निजीकरण का परिणाम था जिसके वजह से देश में पैसा आया। तीसरी चीज वैश्वीकरण। दुनिया के साथ जुड़ो, अपने आप को आइसोलेट मत रखो। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी क्या करना चाह रहे थे? लोगों को नौकरी नहीं दिला रहे थे, मालिकों को लेकर आ रहे थे, नए मालिक लेकर आ रहे थे। इसके माध्यम से भी क्या किया गया? वैश्वीकरण के माध्यम से भी दुनिया की बड़ी कंपनीज को आपके यहां लाया गया ताकि वो बड़ी कंपनियां आपके देश में एफडीआई के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से निवेश करें। अब इन तीनों बातों का कंक्लूजन अगर निकालें तो पहला मालिक बनाता है, दूसरा मालिक बनाता है, तीसरा मालिकों को अंदर बुलाता है। तो क्या 1991 में देश ने एलपीजी रिफॉर्म लाकर, क्या देश ने एलपीजी रिफॉर्म लाकर समाजवाद की व्यवस्था को कम कर दिया? नहीं। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपको सीधा दे दिया जाए तो आप चकरा जाएंगे। आप कहने लगेंगे हां सर सही तो कह रहे हो, समाजवाद कम हो गया है सर। क्यों? क्योंकि देश ने 1991 में अपनी पॉलिसी में चेंज कर लिया था, उद्योग धंधों को बढ़ावा दे दिया, लोगों को नौकर नहीं मालिक बना दिया। जबकि समाजवाद तो कहता है कि सरकारें जो हैं वो लोक कल्याण का कार्य करेंगी। ये तो पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए था। सही बात है, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए था, लेकिन सरकार ने इसके फलस्वरूप भी टैक्सेशन के माध्यम से, जब विदेशी पैसा देश में आया, देश में उद्योग धंधे बढ़ने लगे, तो हमने टैक्स लगाकर जो पैसा प्राप्त किया उससे और ज्यादा लोक कल्याण किया। पहले हमारे देश में ना तो आयुष्मान भारत हुआ करती थी, ना मनरेगा हुआ करती थी। आज हमारे देश में वो सब इसलिए है क्योंकि पैसा है। पैसा है तो हम उस पैसे से पानी, कोई राज्य पानी फ्री बांट रहा है, कोई बिजली फ्री बांट रहा है, कोई कुछ सिलेंडर फ्री बांट रहा है, कोई लैपटॉप फ्री बांट रहा है, क्योंकि पैसा आया। तो जब पैसा आया तो उस पैसे से फिर लोक कल्याण भी हुआ। तो बड़ा सवाल यह बनता है क्या कि साहब क्या एलपीजी अपनाने से राज्य ने समाजवादी दायित्व छोड़ दिए हैं? आंसर है नहीं। देश ने कोविड-19 के समय सभी को वैक्सीन लगवाई, सब फ्री में लगी ना। अनुप्रति योजना हो, मनरेगा हो, ये सब फ्री में लगी, तो ये लोक कल्याण की निशानी है। तो आपके सामने दो बड़े सवाल मैंने आपके सामने, ठीक है। मनप्रीत और मनीष सारे पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को ही अभी बैन करवा देते हैं। रुकिए एक मिनट, अब ये परमानेंट बैन हो जाएंगे बेटा। मनप्रीत से तो हम खुद भी कई दिन से उसको देख ही रहे हैं। मनीष सारे, इनको अब हम परमानेंट विदा करते हैं। कुछ गलती हमारी भी हो जाती है कि हमारी टीम जो है
नींद में रह जाती है। कह दिया है। ठीक है, चलिए साहब। हाँ जी, डन। हाँ जी, बताइए। सूरज, लाजवाब गुरुजी, इसे कहते हैं नैतिक मूल्यों को झकझोर देना। मजा आ गया गुरुजी। ठीक है साहब, धन्यवाद। किरण कटारिया, गुरुजी चरण स्पर्श, धन्यवाद। आकांक्षा, सर कुछ दिनों से इको पॉलिटिक किसी भी लेक्चर की पीडीएफ नहीं मिल रही, एक साथ आदि दिली है सर, प्रिंट निकलवाने हैं। एक सेकेंड। और लक्ष्मी को कब तक मिल जाएंगे नोट्स? बता तो दिया बेटा, रोज रोज नहीं बता पाऊंगा। सर आप जारी रखिए, वो फालतू है सब, ऐसे ही लोग टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ मिक्की, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। मजा आ गया। ललित राठौड़, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ओपन करवा दो। नहीं करवा सकता। नटराज बैच में इकोनॉमिक्स। मिहिर सर, आजकल आप गुस्सा हो जाते हैं। हाँ बेटा, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आजकल, इसलिए गुस्सा हो जाता हूँ। मेहनत करने वाला हर आदमी गुस्सा हो जाता है बेटा। सर भगवान, स्क्रीन थोड़ा जूम आउट। और माधव बैच में कितनी क्लास होंगी डेली? माधव बैच में 8 क्लास होंगी बेटा। माधव बैच मिल तो गया था ना कल आपको, आपके ही जहां पर रिकॉर्डेड टेलीग्राम इन सब का ऑप्शन मिल रहा है, उसी के राइट हैंड कॉर्नर में है ना। और बताइए। मुस्कान राजपूत, बेटा आगे पीछे देख लो। सर योर टीचिंग स्टाइल इज फैबुलस, थैंक यू सो मच। अमृता, अब आपके कपड़े लूज हो गए? हाँ बेटा, कपड़े काफी लूज हो गए हैं, नए सिलवाने पड़ेंगे, थोड़ा रुक के सिलवाएंगे, 2-3 महीने बाद एकदम फिट हो जाएंगे तब तक। चलिए ठीक है, हो गई बातचीत। दूसरी क्लास का टाइम हो गया है शुरू, जाकर पढ़िए, आनंद लीजिए। धन्यवाद।